हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछली क्लास में हमने लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप, उसकी जनरल प्रविष्टियाँ और उसके कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, उनकी जानकारी ली थी। आज की क्लास में हम लाभ हानि नियोजन खाते के कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज करेंगे और साझेदारों के पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है वह देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन के लेफ़्ट साइड एक एग्जाम्पल नज़र आ रहा है। उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ सामान्य बातें हैं, जैसे दो साझेदार हैं, उनकी पूंजी कितनी है वह बता रखी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो परसेंटेज है वह बता रखी है। और हम देखेंगे कि साझेदारों को वेतन कितना दिया है और हमारे व्यवसाय का लाभ कितना है। इस आधार पर हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो चलिए उसे बनाना प्रारंभ करते हैं। इस प्रश्न को स्क्रीन पॉज करके आप अपनी नोटबुक में उतार लें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हमें साझेदारों का जो प्रॉफिट है वह बिफोर एडजस्टमेंट दे रखा है, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना है हमारे लिए 2,45,000। और उसके बाद अगर हम प्रश्न में देखें तो हमें बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नज़र आती है पार्टनर्स अजय और विजय के लिए। तो हम यहाँ पे इनका जो अमाउंट दे रखा है वह लिखेंगे 2,000 और 3,000, कुल ये हुए हमारे लिए 5,000। डेबिट साइड हम आते हैं और हम यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहले हमने देखा कि 10% हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है, तो हम यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर अजय और विजय हैं, दोनों के लिए हमारी परसेंटेज रेट जो रहेगी वह रहेगी 10% के अनुसार। तो हमें इनकी पूंजी दे रखी है प्रश्न में 2 लाख और 3 लाख, तो उसके अनुपात में अजय का जो प्रॉफिट है वह बन जाएगा 20,000 और विजय का हो जाएगा 30,000। अब अगर हम प्रश्न में आगे देखें तो हमें ये जानकारी भी मिलती है कि साझेदारों को वेतन भी दिया गया है। प्रश्न में कहा गया कि 2 पार्टनर्स सैलरी जो है अजय को 12 महीने के हिसाब से कितनी सैलरी दी गई थी 2,000 रुपये, तो इसकी सैलरी बनती है 24,000। विजय को सैलरी वार्षिक दी गई थी और वह है 36,000, तो कुल मूल्य जो हुआ वह है 60,000 का हमारे लिए। अब हम देखेंगे अगर हम यहाँ अब कुछ हमारे को एडजस्टमेंट इसमें नहीं करना है तो हम यहाँ इनकी टोटल लगाएंगे 2,50,000 और 2,50,000। यहाँ लिखेंगे 2 कैपिटल, ये हमारा प्रॉफिट्स जो बैलेंसिंग फिगर आता है वह निकालेंगे। इनको कैलकुलेट करें तो वो बनेगा 1,40,000। यहाँ पे इसे पार्टनर्स अजय और विजय बांटेंगे इनके अनुपात में, और जो अनुपात हमें जो पूंजी के आधार पर दिया है उस अनुपात में हम 3:2 के रूप में बांटेंगे। 3 अजय का है और 2 विजय का है। 40,000 इंटू 3/5, और ये तो हो जाएगा हमारे लिए अजय का, और 1,40,000 रुपये 2/5 जो होगा वो हमारे लिए विजय का होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि अजय का 84 और 56,000 रुपीज़ जो हैं वह हमारे अजय और विजय के लिए
शेष प्राप्त हुआ है हमें, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से हमने ज्ञात किया है। तो बच्चों, प्रश्न में जो सवाल आएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बनाने के, वो इसी तरह के आएंगे। आपको इस तरह का फॉर्मेट बना करके उत्तर को ज्ञात करना होता है। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसमें, वह है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना करना। जब भी स्टूडेंट पूंजी पर ब्याज की बात की जाए तो हमें 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम, पूंजी पर जो ब्याज है वह प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है, यह आपको बात ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट है अतिरिक्त पूंजी लगाने पर। कभी कभी साझेदार व्यवसाय में अतिरिक्त पूंजी भी व्यापार में लगाते हैं, तो उस स्थिति में हम ब्याज की गणना जो है वह अवधि के आधार पर करेंगे। जैसे किसी साझेदार ने 6 महीने बाद व्यापार में पूंजी लगाई, तो हम बचे हुए 6 महीने के लिए ही पूंजी के गणना करेंगे, ब्याज की गणना करेंगे। कभी साझेदार 2 महीने के लिए पूंजी लगाता है, तो हम 2 महीने के ब्याज की गणना ही करेंगे। तो जितनी अवधि है उसके अनुसार अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा, और जो कुल पूंजी दे रखी है प्रारंभिक, उस पर पूरे 12 महीने का ब्याज लगाएंगे। तीसरा है पॉइंट साझेदारी संलेख में उल्लेख होने पर, यानी साझेदारी संलेख में शर्त के तौर पर ये लिखा जाए कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना होगा। अगर ऐसा उल्लेख होता है तो ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है, साझेदारी संलेख में नहीं लिखा जाए, तो वहाँ हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। कभी कभी प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी जाती है, तो उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज कैसे लगाएंगे, तो एक सूत्र के माध्यम से हम प्रारंभिक पूंजी कैसे ज्ञात करते हैं वह देखेंगे। इस फॉर्मूला के द्वारा हम प्रारंभिक पूंजी को ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको प्रश्न में क्लोजिंग कैपिटल दी गई होगी, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स को कि हमने कितना आहरण, साझेदारों ने आहरण किया है। उसे ऐड करने के बाद हम उसमें लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, हमने जो साझेदारों ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है उसे हम माइनस करेंगे, और लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ है कौन सा वाला, करंट ईयर का, तो वर्तमान साल का जो हमारा लाभ है उसे हम माइनस करेंगे। ड्राइंग को ऐड कर और एडिशनल और कैपिटल एंड पूंजी को लेस करके जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वह वैल्यू ही हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल प्रारंभिक पूंजी कहलाएगी। अब प्रारंभिक पूंजी हमें प्राप्त हो गई, तो पूंजी पर ब्याज किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। पूंजी पर ब्याज को चार्ज करने के लिए पूंजी की राशि, दर, अवधि बटेवा 100 × 12, या हम अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट इंटू पीरियड अपॉन 100 × 12 लिखेंगे। अगर प्रश्न में अतिरिक्त पूंजी लगाने और उसको निकालने पर की जाने वाली ब्याज की गणना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 × 12, यानी हम कह सकते हैं गुणनफलों का योग, जितनी भी हमने निकासी या प्रवेश करने पर जो हमने राशि लिखी है उनका गुणनफल निकालेंगे, उन गुणनफलों का योग करेंगे, और उस योग इंटू दर, जो हमें ब्याज की गणना करने के लिए जो दर दे रखी है वह दर लिखेंगे, और 100 × 12 हम लिख करके इसे प्राप्त कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी है, वह है यदि हमें पूंजी स्थिर है तो ब्याज की गणना सदैव हमें स्थिर पूंजी पर ही करनी है। प्रश्न में दिया रहेगा पूंजी अगर हमारी स्थिर है, ना उसमें कमी होती है ना अधिकता होती है, तो उस स्थिति में हम ब्याज की गणना भी स्थिर पूंजी पर ही करेंगे। लेकिन यदि पूंजी बढ़ रही है या घट रही है, तो उस स्थिति में ब्याज की गणना हमें गुणनफल विधि यानी इस फॉर्मूले के द्वारा हमें कैलकुलेट करनी है। स्थिर है तो पहले वाला फॉर्मूला, और अगर अतिरिक्त पूंजी घट और बढ़ रही है तो हमें ये गुणनफल वाला फॉर्मूला उपयोग में लेना है। अब हम देखेंगे कि पूंजी पर ब्याज की गणना करने संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। प्रावधानों में हम सबसे पहले बात करेंगे कि यदि प्रश्न में साझे स्थितियाँ बताई है और यहाँ प्रावधान बताए हैं। पहली स्थिति, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देना उल्लेखित न हो, यानी साझेदारी संलेख में लिखा ही नहीं गया है कि आपको कोई ब्याज दिया जाएगा,
तो ऐसी स्थिति में प्रावधान कहता है कि ब्याज नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है, यदि साझेदारी संलेख में ब्याज देना उल्लेखित तो हो, यानी उल्लेखित तो किया गया है पर स्पष्ट न हो कि उसे हमें लाभ पर प्रभार मानना है या उसे नियोजन मानना है। अगर ये स्थितियां कन्फ्यूजेबल हो, यानी उल्लेख हो लेकिन क्लियर नहीं बताया हो कि उसे लाभ पर प्रभार मानना है या उसे नियोजन मानना है, तो ऐसी स्थिति में लाभ होने पर ही देय होगा। पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि संस्था को जब ऐसी स्थिति में लाभ होगा तो ही हमें पूंजी पर ब्याज देना है, और उस स्थिति में कुछ और स्थितियां बनती है, जैसे अगर हानि हो जाए तो फिर हमें वहाँ पे कोई भी ब्याज नहीं देना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर है एक स्थिति, यदि फर्म के लाभ ब्याज के बराबर हो या उससे अधिक हो। यदि कभी कभी अगर हमें लाभ होता है तो और वह लाभ हमारे ब्याज की जो राशि होती है उसके बराबर आए या फिर उससे अधिक आए, तो ऐसी स्थिति में हमें पूरा ब्याज देना होगा। हमें पूंजी पर ब्याज पूरा का पूरा चार्ज करना है। फिर है, यदि फर्म के लाभ ब्याज से कम हो, ये दोनों स्थितियां ध्यान रखें। पहली स्थिति में ब्याज के बराबर हो लाभ या उससे अधिक हो तो पूर्ण ब्याज देय होगा, और यदि फर्म के लाभ ब्याज से कम हो तो ऐसी स्थिति में हमें लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटना है। हमारा जो भी लाभ होगा हम उसे पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तीसरी स्थिति जो है वह कहती है साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभ पर प्रभार माना जाए ऐसा उल्लेखित हो। तो उस स्थिति में हम फर्म को लाभ हो या हानि हो दोनों ही स्थिति पर ब्याज देय होगा, और उसका लेखा हम कहाँ करेंगे, P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में हम उसका लेखा करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स और इनके प्रावधानों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ताकि हम आगे जाकर के पूंजी पर ब्याज को जब चार्ज करें तो आप वो चार्ज होगा या नहीं होगा, देय है या नहीं है, उसका आप पता लगा सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही।